कक्षा 10वीं में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं दूसरी इकाई कविता क्रमांक 11 समता की ओर। मुकुलधर पांडे लिखित ये कविता है। तो मुकुलधर पांडे जी ने इस कविता में हमें समता की ओर ले जाने के लिए समानता का महत्व बताया है। तो समानता क्या है, किस चीज की है, तो वो बताने के लिए ये कविता उन्होंने हमें दी हुई है। हमारे भारत में 3 मौसम है, गर्मी का, सर्दी का और उसके साथ साथ बारिश का। तो इस कविता में ठंड के मौसम का वर्णन आया हुआ है। ठंड के मौसम में शिशिर ऋतु में ज्यादा ठंड गिरती है और वह ज्यादा ठंड गिरने के कारण इस प्रकृति पर, जानवरों पर और लोगों पर जो असर होता है उसका सजीव और जीवंत वर्णन इस कविता में कवि ने किया हुआ है। इस ठंड का असर लोगों पर पड़ता है तो उसमें 2 वर्ग उन्होंने हमें बताए हैं कि एक अमीर वर्ग है और दूसरा गरीब। दोनों पर इसका असर समान पड़ता है, परंतु दोनों की स्थिति इस ऋतु में अलग अलग है। इसीलिए उन्होंने इस ऋतु में अमीर भाइयों को गरीब भाइयों की मदद करने के लिए कहा है और समानता लाने के लिए इस कविता में हमें सलाह दी। तो अमीर लोगों के लिए, अमीर भाइयों के लिए ये ऋतु जो है वो बहुत लाभदायी है और गरीब भाइयों के लिए बहुत कष्टदायी है। इस कविता द्वारा उन्होंने हमें बताया है और इस कविता में समानता का महत्व समझाने का प्रयास उन्होंने हमें किया हुआ है। चलिए देखते हैं कविता समानता की ओर। हेमंत भ्रात शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्वितीहीन, अवनी में कुंजटिका है छाई। तो इस कविता के लाइन में उन्होंने हमें बताया है कि अभी शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है। ठंड का मौसम जो है, ज्यादा ठंडी इस ऋतु में पड़ जाती है और शिशिर ऋतु आने के कारण उसका जो भ्रात भाई है हेमंत ऋतु वह चला गया है, उसका पलायन हो गया है। और ठंड शिशिर ऋतु में जो ज्यादा ठंड गिर रही है उसका परिणाम प्रकृति पर हुआ है। तो प्रकृति पर परिणाम यह हुआ है कि प्रकृति द्वितीहीन हो गई है। द्वितीहीन इसका मतलब है कांतिहीन, चमकहीन। प्रकृति की चमक चली गई है। जैसे कि ठंड के मौसम में हमारी जो स्किन होती है उसे हम जैसे सर्दियों में बॉडी लोशन लगाते हैं हमारी स्किन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, तो उसी तरह हमारे स्किन की चमक चली जाती है। उसी तरह प्रकृति की भी चमक चली गई है। ठंड के कारण प्रकृति चमकहीन हो गई है, पेड़ पौधों के पत्ते भी सिकुड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरी पृथ्वी पर एक कुंजटिका, इसका मतलब है धुंधलापन, धुंध छाई हुई है। चारों ओर धुंध का वातावरण है और इस तरह शिशिर ऋतु के ठंड का असर जो है वह प्रकृति पर पड़ रहा है, ऐसे कवि कह। खूब तुषार पद्म दल तालों में बिलखाते, अन्यायी लोक के दंडों से सदा लोक दुख पाते। तुषार इसका मतलब यहाँ पे है पर्वत, तालाब, तालाब और दंड सजा, अन्यायी, अत्याचारी, नृप, राजा। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि शिशिर ऋतु में ज्यादा ठंड पड़ने लगी और इस ज्यादा ठंड का असर जो है वह जैसे प्रकृति पर हो रहा है, वैसे ही तालाब में खिलने वाले जो पद्मकमल है, कमल के जो फूल है, तो उन पर हो रहा है। तो पद्म कमल जो है उन पर हो रहा है, जैसे कि कमल के फूल जो है वो तालाब में खिलते हैं और इस
ऋतु में जैसे शिशिर ऋतु की ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तेज होने लगती है, उस समय बर्फ गिरती और बर्फ गिरकर तालाब में जमा हो रही है, उस समय ये जो कमल के फूल, पानी में खिलने वाले फूल जो है उनको बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है उस बर्फ के कारण, इस मौसम के कारण। तो कभी इन कमल के फूलों की तुलना जो है वह किसी अन्यायी राजा से करते। कोई अन्यायी राजा जो होता, अत्याचारी राजा जो होता है, वह अपने प्रजा को बिना किसी अपराध के सजा देता है, दंड देता है। तो उसी तरह प्रकृति जो है शिशिर ऋतु में इन कमल के फूलों को बिना ही अन्याय, बिना ही किसी अपराध के उसके साथ अन्याय हो रहा है, उसे सजा मिल रही है, ऐसा कवि कह रहे हैं। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान स्वार चिल्ला कर बार बार रोते हैं। निशा काल में इसका मतलब है रात समय। तो रात के समय क्या होता है, निशा काल में सब लोग इस ठंड से बचने के लिए, शिशिर ऋतु के ठंड से बचने के लिए अपने अपने घरों में जाकर सो जाते। परंतु जो बाहर घूमने वाले जो जानवर है, असहाय जानवर है, वह उनकी हालत बहुत बुरी होती है। तो उन्होंने श्वान, कुत्ते और स्वार, गीदड़, इनका उदाहरण दिया है। जैसे ठंड के दिनों में, शिशिर ऋतु की ठंड जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है, उन दिनों में जब जानवरों को कोई सहारा नहीं मिलता और ठंड से बहुत तकलीफ होती है, तो कुत्ते जो है चिल्ला चिल्ला कर इधर उधर भागकर अपनी रात गुजारते हैं। इतना नहीं, चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए रात भर भागते रहते हैं। तो इस तरह इस ऋतु का असर जो है उन पर भी होता है और उन्हें बहुत कष्ट होता है जानवरों को, और उन्हें तकलीफ सहन करनी पड़ती है इस शिशिर ऋतु के। रात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लग यह मन है भय पाता। अगर आधी रात को कोई व्यक्ति गगन मंडल की ओर देखता है, ऐसा कवि का कहना है कि आधी रात को अगर कोई व्यक्ति अपने घर के सामने आंगन में आता है और आंगन में आकर अपनी गर्दन उठाकर आकाश की ओर, गगन मंडल की ओर देखता है। लख इसका मतलब है देखना। तो गगन मंडल की ओर देखते हुए उसे उस गगन मंडल में आसमान शून्य नजर आता है, खाली नजर आता है, तारे उसमें नहीं होते हैं। उस समय ये दृश्य देखकर उसके मन में भय, डर पैदा हो जाता है, उसे डर लगता है। तो शिशिर ऋतु के इस ठंड में रात का वर्णन कवि ने किया है। आधी रात को अगर कोई व्यक्ति घर के सामने आंगन में खड़ा होकर गगन मंडल की ओर देखे तो उसे मन में डर, भय लगने लगता है। निपट मलिन चंदने पांडुर्वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय संकट कुछ आया। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि इस ठंड का, शिशिर ऋतु के ठंड का असर चांद तारों पर भी हुआ है। तारे जो है वो मलिन हो गए हैं। मलिन, निपट जो है बिल्कुल मलिन दिखाई दे रहे हैं, धुंधले दिखाई दे रहे हैं, धुंधलापन आ गया है उन पर, उनकी चमक जो है तारों की कम हो गई है। चंद इसका मतलब है चांद, वह भी पीला रंग लिए हुए सफेद कलर में दिखाई दे रहा है। पांडुर वर्ण पीला रंग लिए हुए सफेद रंग में दिखाई दे रहा है। तो उसका असर, इस शिशिर ऋतु के ठंड का असर चांद तारों पर भी हुआ है और इसीलिए उनकी चमक कम हो गई है, धुंधलापन छा गया है आसमान में। तो कवि इस आसमान के धुंधलेपन की तुलना जो है वह कर रहे हैं किसी राष्ट्र से। तो किसी राज्य पर जैसे कोई राष्ट्रीय संकट आया हो और प्रजा है, पूरा राज्य जो है वह चिंताग्रस्त हो
और उनके जो चेहरे हैं मुरझा जाते हैं, उनके चेहरों की चमक धुंधलापन छा जाता है, उनमें कुछ सुझाई नहीं देता है। इसी तरह उन्होंने उनसे तुलना की है कि किसी राज्य पर बड़ा राष्ट्रीय संकट आया हुआ है, उसी तरह इन चांद तारों की चमक इस ऋतु में, शिशिर ऋतु में कम हो गई है। धनिकों को है मौज रात दिन, उनके पोबारे दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी न भाजी। तो कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि धनिक लोग जो है उन पर इस ऋतु में क्या असर पड़ता है और गरीब लोगों के जिम्मे, जिम्मे इसका मतलब है उनके नसीब में क्या है वो यह बता रहे हैं। तो धनिक लोगों के लिए, धनिक वर्ग के लिए ये ऋतु जो है बहुत आनंददायी है, बहुत प्रसन्नता देने वाला है। इसके अलावा गरीब लोगों के लिए बहुत ही कष्टदायी है। उनको उनके जिम्मे, उनके नसीब में कभी कभी 2 वक्त की रोटी तक नहीं होती है, कभी कभी उन्हें भूखा सोना पड़ता है गरीब लोगों को। परंतु धनिक लोग जो है ठंड से बचने के लिए गर्मा गर्म हलवा पूरी दूध मलाई ताजी मलाई खा सकते हैं क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं और ठंड से बचने के बहुत सारे उपाय वो कर सकते हैं। परंतु गरीब लोग जो है उन्हें रोजी रोटी भी ठीक से नहीं मिलती है, 2 वक्त का खाना तक उन्हें चूल्हे पर पकाना पड़ता है, तो बाकी चीजें दूर की बात है। और कभी कभी तो वह 2 वक्त की रोटी भी उनके नसीब में नहीं होती, खाना तक नहीं मिलता है। ये गरीब लोगों की हालत उस मौसम में बहुत खराब होती है। एक तो उन्हें ठंडे से बचने के लिए उपाय ढूंढने पड़ते हैं और खाने के लिए भी वादे हो जाते हैं। और इसीलिए कवि ने कहा है कि ये जो ठंड का मौसम है, शिशिर ऋतु का मौसम है, वह धनिक वर्ग के लिए बहुत लाभदायी है, फायदेमंद है, परंतु गरीब लोगों के लिए बहुत कष्टदायी है। उनके पास पैसे ना होने के कारण वो अच्छी अच्छी चीजें ना खरीद सकते हैं, ना बना सकते हैं, ना गर्मा गर्म चीजें खा सकते हैं। परंतु धनिक वर्ग जो है इस मौसम में अपनी सेहत बनाता है, ठंड के मौसम में शिशिर ऋतु में अच्छी अच्छी चीजें खाते हैं, हलवा पूरी, उसके साथ साथ दूध मलाई वो खा सकते हैं। इसीलिए ये ऋतु गरीबों के लिए बहुत ही कष्टदायी होता है। रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कपित बदनों पर गिरते हैं नित पानी। वे है सुख साधन के पुरीत सुघर घरों के वासी, उनके फूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। तो कवि यहाँ पे यह कहना चाहते हैं कि धनिक लोग जो है, अमीर लोग जो है, उनको ठंड से बचने के लिए उनके पास रंगी बिरंगी शाल दुशालें होती हैं और वह अपने घर में जाकर रंगी बिरंगी मुलायम सी चादर दुशालों को ओढ़कर ठंड से बचाव करते हुए सोते हैं। परंतु बेचारे जो गरीब लोग हैं वह बहुत कष्ट पाते हैं। उनके पास पहनने के लिए ढंग से कपड़े तक नहीं होते और रात उन्हें कांपते हुए, ठंड से कांपते हुए गुजारनी पड़ती है। और उनके कांपते हुए बदन पर ये प्रकृति जो है और भी उन्हें परेशान करती है। तो उस पर ओस के बूंदे और पाते गिरते हैं। इन दिनों में ओस की बूंद गिरती है और पाते गिरते हैं, तो उन्हें ओढ़ने के लिए कंबल या चादर नहीं होती है और इसी के कारण उन्हें कांपते हुए बदन से कष्टदायी रात गुजारनी पड़ती है। तो इस तरह धनिक वर्ग अपने आप को ठंड से बचा सकता है, परंतु गरीब लोग जो है कष्ट पाते हैं। इतना ही नहीं कि धनिक वर्ग के पास रहने के लिए सारी सुख सुविधाएं रहती है। ठंड से बचने के लिए उनके पास अच्छे अच्छे बड़े बड़े मकान होते हैं जो अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर ठंड से बचने के लिए घर में दुशाले ओढ़कर सो सकते हैं। परंतु ये जो बेचारे हैं उनकी झुग्गी झोपड़ियां होती है, टूटे फूटी झोपड़ियों में वो रहते हैं।
ठंड से बचने के लिए कोई उपाय नहीं होता है और इसीलिए हमेशा उनके घर में उदासी का वातावरण छाया होता है। उनके मन उदास होते हैं, दुखी होते हैं, तो इस ऋतु में ठंड से बचने के लिए उपाय ढूंढते रहते हैं, इसीलिए वो उदास हो जाते हैं। परंतु धनिक लोग जो है वो अपने अपने घरों में सारी सुख सुविधाएं पाकर बहुत खुश रहते हैं। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता समथी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। तो कवि कह रहे हैं पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। पहले सारे मनुष्य जो है वो प्रकृति पर निर्भर थे और प्रकृति सबके लिए समान है और समान थी। प्रकृति के सारे संसाधनों का उपयोग मनुष्य करते थे। सारे लोगों के लिए वह समान थी, समानता से वो प्रकृति का लाभ उठाते थे। उन्हें उनके न्यूनतम निर्वाह की कोई चिंता नहीं थी। वह प्रकृति पर थे और प्रकृति जो है उन्हें माता के समान थी। प्रकृति हमें माता के समान होती है, सबको वह समान तरीके से सब कुछ बांटती थी। कोई किसी का किसी चीज पर अधिकार नहीं था। सब लोग प्रकृति के लिए समान थे। लोग प्रकृति पर जीवन बिताते थे, फल फूल खाकर सेवन कर कर वह प्रकृति पर निर्भर थे और प्रकृति एक वरदान थी, सबको माता के समान थी। उस समय किसी को किसी बात का दुख नहीं था। परंतु आज जो है प्रकृति का बंटवारा लोगों ने कर लिया है और धन को बहुत महत्व देने लगे, प्रकृति को भूल गए हैं। और इसीलिए कवि कह रहे हैं कि प्रकृति जो है हमें माता के समान है। पहले वह हमें सब कुछ एक जैसा था, परंतु आज जब धनिक अमीर लोग और गरीब ये भेदभाव हो गया है, तो क्या मनुष्य मनुष्य भाई भाई नहीं रहे? मनुष्य एक दूसरे के भाई भाई है और इस नाते से एक भाई का दूसरे भाई पर अधिकार होता है। तो ऐसे ही अमीर भाइयों पर गरीब भाइयों का अधिकार है। तो अमीर भाइयों ने इस ऋतु में अपने गरीब भाइयों की मदद करनी चाहिए, उनकी मदद कर कर उन्हें कष्ट से बचाना चाहिए। यही कवि इस कविता में से सलाह दे रहे हैं कि जिनके पास बहुत धन है उन लोगों ने गरीब लोगों की मदद कर उनका दुख तकलीफ दूर करनी चाहिए और हमारे देश में समानता लानी चाहिए। यही सीख इस कविता में से कवि हमें दे रही है, समानता की ओर। तो स्वाध्याय के कुछ प्रश्न इस कविता पर मैंने दिए हुए हैं जो आपको होमवर्क नोटबुक में लिखने हैं। धन्यवाद दोस्तों।